the civilized Indian. 4 जून से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी रैलियों में स्पीचेस दी, उन स्पीचेस में उन्होंने जो मुसलमानों के बारे में शब्दावली का उपयोग किया, आपको एक बार सुनना चाहिए। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। 4 जून को जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 400 सीटों का दावा करने वाली भाजपा जब 240 पर सिमट कर रह गई, तो कई लोगों को लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन बढ़ गया है। और अगर मैं मुसलमान होता, मैं कैसे इस चुनाव को देखता, धुक धुक करता था। इतना तो लगा होगा। एक दोस्त ने कहा कि ऐसा लगता है कि हवा में ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ गई। शायद बढ़ा भी हो, पर वो ये बात भूल गए कि ऑक्सीजन बढ़ सकता है, लेकिन लोगों के तन मन में जो नफरत बस चुकी है, वो अभी भी वैसी ही है। 4 जून के बाद 10 से भी ज्यादा मुसलमानों की लिंचिंग हो चुकी है। दर्जन भर से भी ज्यादा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला गया है बेबुनियाद इल्जाम लगा करके। इन सब पर अगर भाजपा की तरफ से कोई उम्मीद लगाए कि भाजपा बोलेगी, तो वो तो बेवकूफ है। लेकिन ओपोजिशन जिनसे मुसलमानों को बड़ी उम्मीद थी, उनके लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जैसे नाम चुप हैं। वो मुसलमान शब्द प्रयोग करने से भी डर रहे हैं। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे मॉब लिंचिंग्स के केसेस, जिन जिन लोगों के घर को बुलडोज किया गया। साथ ही कार्रवाई देखेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई, सत्ता पक्ष का क्या रवैया रहा और इन सब का परिणाम स्वरूप क्या निकला। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं मॉब लिंचिंग्स के केसेस के साथ। 7 जून को पहला मॉब लिंचिंग का केस सामने आया रायपुर छत्तीसगढ़ से, जिसमें 3 लोग, गुड्डू खान, चांद मियां खान और सद्दाम कुरैशी, तीनों पर गौ तस्करी का आरोप लगाया गया और भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर मार दिया। 18 जून को दूसरा केस आया अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, जहां पर मोहम्मद फरीद नाम के एक आदमी को भीड़ ने चोरी का इल्जाम लगाकर मार दिया और उस आदमी को जिस भीड़ ने मारा, उस भीड़ के बचाव में भाजपा के लोकल लीडर्स आए। 22 जून को गुजरात में सलमान वोरा नाम के एक लड़के की लिंचिंग की गई। वो मैच देखने गया था और उस मैच में जो सामने वाली टीम अच्छी खेल रही थी, उनमें ज्यादा मुसलमान थे, इसलिए बस उस बेचारे को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि भीड़ को बुरा लगा कि मुसलमान वहां पर अच्छा खेल रहा है। 28 जून को कोलकाता में इरशाद खान नाम के एक आदमी को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। उस पर भी चोरी का ही इल्जाम लगाया। स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। और 7 जुलाई को फुलबाड़ी में थाने से महज 500 मीटर दूरी पर असगर मुल्ला नाम के एक व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। थाने से आधे किलोमीटर की दूरी पर एक मॉब लिंचिंग का केस हो जाता है। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। इनके बीच में एक केस ऐसा है जिस पे परिवार का आरोप है कि मॉब लिंचिंग हुआ है। पुलिस कह रही है कि मॉब लिंचिंग नहीं है। साथ ही जिन जिन पत्रकारों ने इस मॉब लिंचिंग के केस को रिपोर्ट किया, उन सब पर आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। इन सब केसेस में आप कॉमननेस देखें, या तो गौ तस्करी का आरोप लगा है या फिर चोरी का। अजीब तरह से समाज में कभी बच्चा चोरी, तो कभी गौ तस्करी, तो कभी प्रेम संबंध के नाम पर टेस्टिंग चल रही है। मर लोग रहे हैं और राजनीतिक जनाधार किसी और का मजबूत हो रहा है। इन सब पर क्या कार्रवाई हुई? कई मामले में तो अभी तक छानबीन चल ही रही है, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं भीड़ के पीटने की। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, कुछ मामले में अरेस्टिंग हुई है, पर अभी तक उन परिवारों को जिनके घर के लोग मारे गए हैं, सरकार की तरफ से कोई भी राहत सुविधा नहीं मिली है। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। भाजपा का क्या रवैया है इस पे? जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, सत्ता पक्ष वाले लोग, उन्होंने क्या किया? उनकी तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। उनके नेता तो स्टेज पर चढ़ के मुसलमानों को मारने की बात करते हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी इससे आपको समझ जाना चाहिए कि सिस्टम वाले लोग कितने हितैषी हैं मुसलमानों के। इसके अलावा आपको सैकड़ों ऐसे बयान मिल जाएंगे जिसमें भाजपा नेता खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दे रही है। कुछ उदाहरण भी दे देता हूं आपको, ताकि आपके कानों में जो जूं रेंग रहा है वो बाहर आ जाए। 2019 में राजा सिंह का बयान आया है कि जो लोग गाय को मार दें उनको गोली मार दो, शूट कर दो। 2020 में अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 को बाला भाषण दिया था सीए एनआरसी के समय पर। 2020 में कपिल मिश्रा, जो कि नॉर्थ ईस्ट डेली राइट्स के भड़काने वाले हैं, अनऑफिशियली तो वही भड़काने वाले हैं, उनकी वीडियोस आप देख लें, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला मारपीट दंगे की बात कर रहे थे। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को
योगी आदित्यनाथ के बयान को देखें, खुद प्रधानमंत्री मोदी के स्पीचेस को देख लें आप रैली में से उठा करके। इसके अलावा कई बीजेपी के सीनियर नेता हैं जिनके आप बयानों को देख सकते हैं, जिसमें खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ हिंसक बयान दिए गए हैं। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। भले ही इन सब मामलों में अपोजिशन ने अच्छा रोल प्ले किया और कम से कम बीजेपी वालों को काउंटर तो किया, लेकिन 4 जून के बाद से जो घटना में बढ़ोतरी हुई है उस पर अपोजिशन चुप है, खामोश है। और ये चुप्पी उतनी ही खतरनाक है जितनी खतरनाक वो भीड़ थी उस मुसलमान को मारते वक्त। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। और इसी नफरत के चक्कर में हमने कई गोल्ड और डायमंड्स को गंवाया है। उमर खालिद 1000 दिनों से भी ज्यादा हो चुके हैं बेबुनियाद दलील पर जेल में बंद है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का एक भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। उमर खालिद was making speeches calling for riots. हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। खालिद ने भाषण से दंगों के लिए उकसाया। भड़काने का, हिंसा को फैलाने का बार बार आह्वान किया जाता है। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर अपने हाथ को बुलंद करेंगे, अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाते गाते हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। और उस पूरे स्पीच को आप अगर सुने तो वो स्पीच कहीं से भी हिंसक नहीं है। गांधी की बात करने वाला आदमी जेल में है और गांधी के हथियारे को समर्थन देने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लोग हिंसक हैं। मुसलमानों ने किसी हिंसक को भी अभी तक सदन में चुनकर नहीं भेजा है, लेकिन वो लोग जो 5 किलो की बोरी लेकर बहुत प्राइड फील कर रहे हैं, उन लोगों को चुन करके सदन में भेज रहे हैं जिनका इतिहास गंदा है, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा किया है, जिन्होंने प्राउड फील किया है मुसलमानों को मारने में, जो मुसलमानों को मारने वालों को सराहते हैं। अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं। भले ही आपको मेरी इन बातों से बुरा लगा हो, लेकिन यही कड़वा सच है। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाएं, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी मन से कुछ, जमीन पे कुछ। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है?